आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जेफरी एप्स्टीन का केस। देखिए, इंटरनेट पर अफवाहें तो बहुत हैं और राजनीति भी, पर आज हम इन सब से दूर रहेंगे। हम सिर्फ तथ्यों, सबूतों और उन अजीबोगरीब खामियों की बात करेंगे जो आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज हैं। तो चलिए, इस एक्सप्लेनर में इस केस की गहराई में चलते हैं और एक-एक करके समझते हैं कि आखिर ये कागज क्या कहानी बयान कर रहे हैं। लेकिन फाइलों और कानूनी दस्तावेजों में उलझने से पहले एक सबसे जरूरी बात याद रखना बहुत आवश्यक है। इस पूरी कहानी के बीच में कुछ जिंदा इंसान हैं। जरा जेन डो 3 के इन शब्दों पर गौर कीजिए, जो उन कई सर्वाइवर्स में से एक हैं। वो कहती हैं, मैं अभी भी यहां हूं और मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा सिस्टम उन्हें सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रहा। ये केस सिर्फ ताकतवर लोगों या गायब हुई फाइलों के बारे में नहीं है। ये उस भयानक मानवीय कीमत के बारे में है जो सिस्टम के टूटने पर आम लोगों को चुकानी पड़ती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम पीड़ितों और इन अपराधों के पैटर्न को समझेंगे। फिर पहली बड़ी संस्थागत फेलियर यानी इंस्टीट्यूशनल फेलियर की बात करेंगे। उसके बाद 2019 की गिरफ्तारी और मौत, फॉरेंसिक विवाद, गायब हुए सबूत और आखिर में आधिकारिक कहानी और सिस्टम की खामियों के बीच के अंतर को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पीड़ित और अपराध। आपको पता है, इस पूरे ऑपरेशन की जड़ें सच में बहुत गहरी थी। दस्तावेज बताते हैं कि एफबीआई को सबसे पहली टिप 1996 में ही मिल गई थी, पर क्या हुआ, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। यही वो पॉइंट था जहां से दशकों तक चलने वाले इन अपराधों और सिस्टम की अनदेखी की शुरुआत हुई। ये कोई आम क्राइम नहीं था, बल्कि एक बेहद सिस्टमैटिक पिरामिड स्टाइल रिक्रूटमेंट नेटवर्क था। टारगेट्स कौन थे? ज्यादातर 14 से 17 साल की लड़कियां। उन्हें खास तौर पर इसलिए चुना जाता था क्योंकि वे आर्थिक या संस्थागत रूप से कमजोर थीं। मॉडलिंग या मसाज के बहाने उन्हें बुलाया जाता और शुरुआत में $200 से $300 दिए जाते, और उसके बाद उन्हीं लड़कियों को अपनी ही दोस्तों को नेटवर्क में लाने के लिए मजबूर किया जाता था। ये बस कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि 20 साल तक चलने वाला एक बहुत ही सोचा समझा जाल था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पहली संस्थागत विफलता यानी सिस्टम का पहला बड़ा फेलियर। ये पूरा मामला पहली बार 2005 में पाम बीच पुलिस की जांच के दौरान रडार पर आया, और शुरुआत में लोकल पुलिस ने सच में बहुत ही जबरदस्त काम किया था। लगभग 40 संभावित पीड़ितों की पहचान कर ली थी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। 2005 में पुलिस की उस शानदार शुरुआती जांच के बाद आगे चलकर हमारा जस्टिस सिस्टम अचानक से ढेर हो गया। पुलिस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाया था, लेकिन 2007 में एक ऐसी गुप्त डील हुई, एक सीक्रेट एग्रीमेंट, जिसने इस जांच की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। चलिए देखते हैं इसका क्या असर हुआ। सिर्फ 13, ये नंबर अपने आप में किसी गहरे झटके से कम नहीं है। पाम बीच पुलिस की इतनी लंबी जांच और फेडरल लेवल के इतने भारी सबूतों के बावजूद एप्स्टीन को कितनी सजा मिली? सिर्फ 13 महीने की। और रुकिए, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन 13 महीनों में भी उसे हर दिन जेल से बाहर अपने काम पर जाने की पूरी छूट थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आखिर ये सब इतनी आसानी से हुआ कैसे? ये हुआ 2007 के उस नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट यानी एनपीए के कारण। उस वक्त के अमेरिकी अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने ये डील तय की थी, और सबसे बड़ी बात, इस गुप्त समझौते को पीड़ितों से पूरी तरह छिपाकर रखा गया। बाद में एक फेडरल जज ने खुद ये माना कि ये क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन था। ये एक ऐसी भयानक इंस्टीट्यूशनल फेलियर थी जिसने न सिर्फ मुख्य आरोपी बल्कि उसके बाकी साथी साजिशकर्ताओं को भी कानूनी कार्रवाई से बचा लिया। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 2019 की गिरफ्तारी और मौत। सीधे जुलाई 2019 पर चलते हैं। लगातार पत्रकारिता और पब्लिक प्रेशर के बाद आखिरकार फेडरल अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया। उसे मैनहट्टन के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर यानी एमसीसी में रखा गया। पर दोस्तों, यहाँ से ये कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ ले लेती है। एमसीसी जेल के अंदर जो हुआ, उस पे यकीन करना मुश्किल है। ये प्रोटोकॉल्स के टूटने की एक लंबी चेन है। 23 जुलाई को एक संदिग्ध आत्महत्या के प्रयास के बाद उसे सुसाइड वॉच पर रखा गया, पर अचानक
29 जुलाई को बिना किसी ठोस वजह के उसे इस वॉच से हटा दिया गया। फिर आई 9 अगस्त की रात। गार्ड्स को हर 30 मिनट में चेकिंग करनी थी, पर उन्होंने नहीं की। स्टाफ की कमी और अनिवार्य ओवरटाइम का बहाना देकर गार्ड्स ने लॉगबुक में फर्जी एंट्री कर दी और अगली सुबह देश का सबसे हाई प्रोफाइल कैदी फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। यहां से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, फोरेंसिक पोस्टमार्टम विवाद। मौत के तुरंत बाद आधिकारिक बयान आया कि ये आत्महत्या थी, पर रुकिए, मेडिकल डिटेल्स और फोरेंसिक रिपोर्ट्स को लेकर आज भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक विवाद चल रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, यहां आधिकारिक और स्वतंत्र फोरेंसिक दावों के बीच एक बहुत बड़ा और स्पष्ट विरोधाभास है। एक तरफ ऑफिशियल मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर बारबरा सैम्पसन का कहना है कि ये लटकने से हुई खुदकुशी थी और कम ऊंचाई से लटकने पर ऐसे फ्रैक्चर आम हैं। पर दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बेडन ने कुछ और ही पाया। उन्हें गर्दन में 3 बेहद दुर्लभ फ्रैक्चर मिले, जिसमें हायोइड बोन भी शामिल हैं। डॉक्टर बेडन के अनुसार ये फ्रैक्चर्स आत्महत्या से ज्यादा गला घोंटकर की गई हत्या यानी होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन की तरफ इशारा करते हैं। ये इंटरनेट की कोई कोरी अफवाह नहीं, बल्कि एक असली पैथोलॉजिकल असहमति है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, गायब सबूत और कस्टडी की खामियां। मेडिकल विवादों से आगे बढ़ें तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और सबूतों को संभालने में ऐसी भयानक गलतियां मिलती हैं जिनका आज तक कोई सीधा जवाब नहीं मिला है। सबूतों के इन मिसिंग कड़ियों को देखिए, आप खुद दंग रह जाएंगे। आधिकारिक फाइलें बताती हैं कि एफबीआई ने 2020 में जेल के सर्विलेंस फुटेज की मास्टर कॉपी ही नष्ट कर दी। एक या दो नहीं, बल्कि गवाहों के इंटरव्यू वाले 90 से ज्यादा बेहद अहम FBI 302 फॉर्म पब्लिक रिकॉर्ड से गायब हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, मौत के तुरंत बाद जेल के अंदर अज्ञात दस्तावेजों के एक बहुत बड़े ढेर को श्रेडर मशीन में डालकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। आखिर क्या था उन कागजों में? 62 मौत के उस रात के सर्विलांस फुटेज से ठीक 62 सेकंड गायब हैं। जब बैकअप से वीडियो को रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो ये 62 सेकंड का अंतराल मिला। जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है या फिर जवाबदेही में एक ऐसा स्थायी खालीपन जिसे अब शायद कभी भरा ही ना जा सके? अब हम अपने आखिरी हिस्से पर हैं, आधिकारिक कहानी बनाम सिस्टम की कमियां। इन तमाम अजीबोगरीब बातों और गायब सबूतों के बाद आखिर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चलिए आखिरी विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं, जहां आधिकारिक रुख की तुलना इन मौजूद खामियों से की जाएगी। यहां हमारे पास 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। आधिकारिक कहानी ये दावा करती है कि वो एक अकेला अपराधी था, उसकी मौत पूरी तरह से आत्महत्या थी और फाइलों का नष्ट होना बस कुछ प्रशासनिक या तकनीकी गलतियां थीं। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र विश्लेषकों का मानना कुछ और ही है। उनके अनुसार इतने बड़े पैमाने पर फुटेज और फाइलों का नष्ट होना किसी बड़े सिस्टम द्वारा की गई एक सोची समझी कोशिश की तरफ इशारा करता है, ताकि सच को छिपाया जा सके। इसे हम एक्टिव कंसीलमेंट कह सकते हैं। अभी हाल ही में 2025 एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत लाखों पन्ने जारी किए गए हैं। इन दस्तावेजों, विशेष रूप से फ्लाइट लॉग्स से पता चलता है कि हर राजनीतिक और सामाजिक स्पेक्ट्रम के प्रभावशाली लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। बेहिसाब दौलत ने एक ऐसा कानूनी कवच तैयार किया था जिसे भेदना असंभव सा हो गया था। मौत के बाद सबूतों का यूं नष्ट होना और सहज साजिशकर्ताओं पर आज तक कोई चार्ज न लगना, ये साफ दिखाता है कि न्याय और जवाबदेही अभी भी पूरी तरह से अधूरी है। और यही बात इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या होता है जब बेहिसाब दौलत एक ऐसी न्याय प्रणाली से मिलती है जो आंखें मूंदने को तैयार हो? इस केस में जो विसंगतियां सामने आई हैं वो सिर्फ एक इंसान के अपराध तक सीमित नहीं है। यह एक पूरे सिस्टम के ढेर हो जाने की कहानी है। जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं वो अपूर्ण हैं। ये तमाम बचे हुए तथ्य हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वर्तमान सिस्टम वाकई में कमजोरों की रक्षा करने के लिए बना है या फिर ताकतवरों को बचाने के लिए।